प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार है और मैं समाजशास्त्र में सहायक आचार्य हूँ। राजकीय कला महाविद्यालय शिखर में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक टॉपिक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उस पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी और फ्रांस यानी यूरोप में। इस प्रकार समाजशास्त्र का जन्म स्थान यूरोप है और अगर देश की दृष्टि से देखें तो यूरोप के अंदर फ्रांस जो देश है वहाँ समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी और इसके पिता का नाम अगस्ट कॉम्टे यानी समाजशास्त्र के पिता के रूप में अगस्ट कॉम्टे को जाना जाता है। तो अगर अपन एक लाइन में कहें तो समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था और उसके पिता का नाम अगस्ट कॉम्टे था। अब अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र फ्रांस में क्यों उत्पन्न हुआ और फ्रांस में ही क्यों उत्पन्न हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ। तो इसकी वजह ये थी कि यूरोप में तीन बड़ी घटनाएं घटी, जिनमें से ये तीन बड़ी घटनाएं पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ये तीन बड़ी घटनाएं थी जो यूरोप में घटी और यूरोप में इन घटनाओं की वजह से व्यापक सामाजिक बदलाव हुए। समाज में व्यापक उथल पुथल हुई। परंपरागत जो संरचनाएं थी वो संरचनाएं टूटी, नई संरचनाएं बनी। परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज बदला और इस बदलाव के कारण एक लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न एक ऐसा शास्त्र बनाया जाए जो इस बदलाव को समझे, बदलाव के कारणों को जाने और परिणामों को जाने और समाज को वापस रीस्टेब्लिश होने में मदद करे। तो इसी विचार के चलते अगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र को स्थापित किया। अब प्रश्न ये है कि पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति व फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार समाज को व्यापक स्तर पे उसमें बदलाव किया। तो पुनर्जागरण की जो घटना थी, पुनर्जागरण से पहले यूरोपीय समाज में का जो टाइम था उसे अंधकाल कहते हैं। अंधकाल का मतलब उस समय धार्मिक कुरीतियों, चर्च की प्रभावशीलता इतनी ज़्यादा थी कि व्यक्ति के विचारों, नवीन विचारों का कोई महत्व नहीं था। समाज के अंदर जो भी नए विचार आते थे उनको पहले पोप के यहाँ से पोप की सहमति लेनी होती थी कि वो विचार प्रचार प्रसार करने योग्य है कि नहीं है। पोप को कोई भी विचार अगर इस तरह का लगता था कि वो पोप के खिलाफ है या धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता था और फिर भी अगर व्यक्ति ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। इस प्रकार यूरोप का समाज धार्मिक अंधकार में डूबा हुआ था। इस अंधकार की समाप्ति इटली से प्रारंभ हुई जब सबसे पहले वहाँ पर पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। इटली में नवीन विचारों का स्वागत किया गया। इटली के जो बड़े शहर थे वो व्यापारिक केंद्र थे और वहाँ पर ऐसे लोगों का आना जाना था जो वहाँ पर नवीन विचारों का स्वागत था। अर्थात वहाँ पर वो शहर खुले हुए शहर थे और वहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदियाँ नहीं थी क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार वहाँ पर अनेक विद्वानों का धीरे धीरे जमावड़ा होना शुरू हुआ और धीरे धीरे जब विद्वानों की संख्या बढ़ने लगी, विचारकों की संख्या बढ़ने लगी तो इटली पुनर्जागरण का अग्रदूत बन गया। और इस प्रकार मानवतावादी विचार, नवीन वैज्ञानिक विचार, ऐसे विचार जो परंपरागत धार्मिक विचारों के विपरीत थे, ऐसे विचार भी इटली के अंदर फैलने फूलने लगे। और इस प्रकार धीरे धीरे मानव की स्वतंत्रता, मानव की गरिमा का महत्व बढ़ा और परंपरागत जो धार्मिक अंधविश्वास और मान्यताएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे और ये प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। दूसरी घटना औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में व्यापक बदलाव हुए। परंपरागत जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो समाप्त होने लगी और नवीन वर्गीय पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हुई। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खेती करते थे वो धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों की ओर उद्योगों में कामकाज करने के लिए आने लगे और इस प्रकार कारखानों के मालिक लोग उनका शोषण भी करने लगे। गंदी बस्तियों का विकास, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता जैसी घटनाएं भी समाज में अस्तित्व में आई। इस प्रकार की घटनाओं के कारण समाज व्यापक तौर पे बदला। एक तीसरी घटना फ्रांस की क्रांति है। इस क्रांति ने परंपरागत सामंतशाही
इस क्रांति ने परंपरागत साम्राज्यवाद की अवधारणा के स्थान पर लोकतंत्र और राजशाही के स्थान अर्थात राजशाही के स्थान पर लोकतंत्र और इस तरह की राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कही। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो क्रांति फ्रांस में स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैली और पूरे विश्व के अंदर धीरे धीरे लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार इन तीन घटनाओं ने पूरे यूरोप को बदला, पूरे यूरोपीय समाज को बदला, वहाँ की मान्यताओं को बदला, परंपरागत जो सिस्टम था उसको चुनौती दी। और अंत में समाज जब बदला तो सबसे पहले सेंट साइमन जो फ्रांस के रहने वाले थे उनके दिमाग में ये विचार आया कि एक ऐसा शास्त्र जरूरी है जो समाज में होने वाले इन बदलावों और समाज में बदलाव लाने वाले विभिन्न प्रकार के फोर्सेज यानी ताकतों का अध्ययन करे। उनके शिष्य अगस्ट कॉम्टे ने उनके इस सपने को साकार किया और 1838 में समाजशास्त्र नाम के एक नए विषय की स्थापना की। इन्होंने समाजशास्त्र नाम के स्थान पर सबसे पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया, लेकिन बाद में सोशल फिजिक्स नामक इस अवधारणा का प्रयोग किसी दूसरे विषय के लिए, दूसरी पुस्तक के लिए कर लिया गया था, तो उन्होंने उसके स्थान पर समाजशास्त्र नाम यानी सोशियोलॉजी नाम का प्रयोग किया और इस प्रकार समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में यूरोप में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार शुरू में अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी यानी सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। और फिर कालांतर में धीरे धीरे समाजशास्त्र का विस्तार होने लगा और दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के विचार इसमें शामिल हुए और ख़ास तौर से समाजशास्त्र को स्थापित करने में दुर्खिम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों को विकसित किया। इस प्रकार एक समाजशास्त्र का ये प्रारंभिक संस्थापन था, इस्टेब्लिशमेंट था। आज के वीडियो में हम केवल इसी बात पे हमने ये अपना ध्यान फोकस किया है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, किन वजहों से हुई। तो आज का वीडियो इतना ही है। आगे हम समाजशास्त्र का किस प्रकार विस्तार हुआ, इसके विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से, अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।